हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपको हाउस परचेज करना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी हाँ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होगा कि मतलब आपके पास एक अच्छा खासा रॉ अमाउंट है। मतलब मान लीजिए आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए है या फिर 60-70 लाख रुपए है। तो आपको अगर हाउस मिल रहा है तो आपको हाउस परचेज कर लेना चाहिए या फिर जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्यूचर में आपको कौन सा फायदा ज्यादा दे सकता है, तो इसी वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सुनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबके ना अपने प्रोज होते हैं, सबके अपने कॉन्स होते हैं। तो हम पहले प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। मतलब अच्छाइयाँ क्या है हाउस लेने पे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे अच्छाइयाँ क्या है और उसमें बुराइयां क्या है इन दोनों में। उसके लास्ट में मैं कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि मतलब कौन सा ज्यादा आपके लिए अच्छा है। मतलब देखिए, सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है और सब में फायदा भी अलग अलग होता है। कई जगह पे मैंने सुना है कि यार प्रॉपर्टी भी आपको 10 गुना 10x दे देती है, जो कि म्यूचुअल फंड भी नहीं दे पाता। कभी कभी मैंने सुना है म्यूचुअल फंड भी आपको 10x दे देता है, कभी कभी मतलब प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा है। तो ये चीजें होती क्या है, मतलब हमें पूरी डिटेल में बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो इस वीडियो में मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस के बारे में, उसमें प्रोज क्या है, मतलब अच्छाइयाँ क्या है। तो अच्छाई की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास एक फिजिकल एसेट है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर मान लीजिए अपने आपके पास अभी 70-80 लाख रुपए हैं, आपने एक हाउस खरीद लिया। तो आपने हाउस खरीदने के बाद क्या है कि वहां पे उसको रेंट पे दे दिया। मतलब खरीद के आपने रेंट पे भी दे दिया, आपको रेंट से पैसे भी आ रहे हैं मंथली। उसके बाद साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो आपका जो प्रॉपर्टी है उसका भी दाम भी बढ़ रहा है। मतलब आप यहाँ पे रेंट भी ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपका जो फिजिकल एसेट है उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। नेगेटिव पॉइंट क्या आ जाता है कि वहां पे आपका डिपेंड करता है लोकेशन। मैंने कुछ कुछ लोकेशन देखे हैं जहां पे आपका 1 या 2 साल में ही 5 गुना प्राइस बढ़ जाता है, और कुछ कुछ लोकेशन देखते हैं कि वहां पे सिर्फ आपका 1 लाख 2 लाख बढ़ा होता है, या फिर कभी कभार तो प्राइस भी कम होता है। तो लोकेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये मत सोचिए कि आपने फिजिकल एसेट ले लिया, आपने रेंट दे दिया, चलो ठीक है। वहां पे कुछ एरिया में लिया है भाई, वहां पे लोग भी होना चाहिए, वहां पे चीजें भी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आसपास कोई ऑफिशियल एरिया भी होना चाहिए कि ज्यादातर जो लोग आएंगे वो वहां पे रहेंगे। तो वहां पे आसपास ऑफिस होगा तभी तो जाएंगे, कोई स्मार्ट सिटी होगा या फिर वो आएंगे तभी तो रहेंगे, वरना क्यों जाएंगे, क्यों रहेंगे वहां पे। या फिर वो दूसरा बिजनेस भी करते हैं, वो भी रह सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो कि यार आपने जाके कोई जंगल में प्रॉपर्टी ले रखी है और सस्ते पे ले रखी है, आप बोलेंगे यार ये बढ़ जाएगा, मेरे को फायदा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक प्रॉपर लोकेशन में भी मैटर करता है। ये आपका पहला हो गया। लेकिन प्रोज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी और आपका जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अब सेकंड प्रोज की बात करें, दूसरा हो गया आपका एक पैसिव इनकम हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि कई सारे लोग है ना वो सर्च मारते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम आपको यहाँ पे रेंटल से मिल रही है, जो कि फिक्स रहती है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका खुद का हाउस है और आपका अपना पैसिव इनकम आता रहता है। और उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट बता दूं, आपका इमोशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, इमोशनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि देखिए, आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो जाए ना, आपके पास डेफिनेटली एक घर तो होना ही चाहिए, ताकि आप बोल सके यार हाँ मेरा एक खुद अपना अपना घर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इमोशनल सिक्योरिटी आपकी होनी जरूरत है कि मतलब हाँ, आपके पास अगर अपना घर है तो क्या हुआ कि आपको सिर्फ टेंशन क्या लेना है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने और खाने हैं, पीना है, सोना है, बस। आपको ये टेंशन लेना है कि यार मुझे रेंटल देना है, मुझे यार मैं कहाँ पे शिफ्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा। मतलब आपको एक टेंशन रहता है कि मतलब हाँ मेरे पास अभी यार मैं मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूं। तो मतलब आपको एक टेंशन तो चली गई, मतलब आपको रेंटल देने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं, आपकी खुद एक हाउस है, उसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी बन जाता है। तो ये एक प्रोज रहता है। तो एक हाउस होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन कॉन्स में क्या होता है, कॉन्स में सबसे पहले बड़ी बात मैं बताऊं तो वो है आपका लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ, लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या होता है कि आपको इंस्टेंट कैश के फॉर्म में पैसा नहीं मिलता। मतलब मान लीजिए आपका ये अभी आपने एक प्रॉपर्टी ले लिया, हाउस ले लिया, यही घर ले लीजिए एग्जांपल। अगर ये अभी मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 1 करोड़ रुपए, तो आपने यहाँ पे अभी सेल का प्राइस मतलब 1 करोड़ रख दिया और यहाँ पे बोर्ड लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार कल आके आपको पैसे दे दिया। आपको भी इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए, कुछ कुछ भी इमरजेंसी पर्पज में आपको पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका इंस्टेंट तो घर बिकेगा ही नहीं, तो आपका बिकेगा नहीं, तो यहाँ पे आप मजबूरी में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, मजबूरी में 70-80 लाख में बेच देते हैं। कभी कभार मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी, उनको पैसा चाहिए होता है ना, मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी रिस्क आ जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी इशू रहता है अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो ये आप दिमाग में जरूर रखिएगा जब आप मतलब लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे बना रहता है। नंबर 2 में आता है आपका हाई इनिशियल कॉस्ट। जी हाँ, देखिए
म्यूचुअल फंड की बात तो आपको पता है कि यार आजकल 100 और 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक हाउस परचेज करते हैं ना, तो आप यहाँ पे आपको इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, 70-80 लाख रुपए हैं, तभी जाके आप जाके घर खरीदेंगे। और वो भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, 1 करोड़ या 70-80 लाख एक नॉर्मल टायर 2 सिटीज में आप मान सकते हैं। टायर 1 में तो यार उससे ज्यादा भी पड़ता है, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का पड़ता है। तो इतना हाई अमाउंट होना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट आपको इतना ज्यादा देना पड़ता है, जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरी चीज नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपने सोचेंगे नहीं यार इतना हाई, चलो छोड़ो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना 50-60 लाख रुपए दे दूंगा और बाकी 50-60 लाख रुपए का लोन कर लूंगा। तो लोन यार बहुत इजी इजी चीज नहीं होती, बहुत ही बेकार चीज होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज इतनी बेकार होती है कि मतलब अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे या कहीं से लोन लेंगे, वो अपना आपको क्या करेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पैसा काटते रहेंगे महीने के महीने, और आपका जो मेन जो मूल अमाउंट है, मतलब जो आपका जो मेन बेस अमाउंट है, वो आपका कटेगा ही नहीं कटेगा। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो ये जो चीज होती है, बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती है अगर आप एक लोन के चक्कर में फंसेंगे। तो अगर आपको 11 से 12% अगर आप लोन ही चुका रहे हैं, तो यार मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न, मतलब वो आपको, आप क्या अपना घर खरीद रहे हैं, वो आपसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो क्या फायदा है उसका। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्स आ जाता है, लोन के चक्कर में आ गए मतलब वहां पे कॉन्स आ ही गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रिटर्न की बात करें तो रिटर्न की बात करें, ये टोटली डिपेंड करता है आपका जगह पे। मतलब जगह पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका अगर आपने कहीं जाके जंगल में ले लिया है, जहाँ पे पूरा रिमोट इलाका है, मतलब वहां पे कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, तो वहां पे आपका रेंटल इनकम भी बहुत कम होगा, चाहे आप जितना पैसे का घर ले ले। उसके बाद उसका दाम भी है बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे जंगली एरिया होगा, वहां पे कोई लोग का जॉब भी नहीं होगा, तो वहां पे जाके लोग रहेंगे क्यों। तो वहां पे ज्यादा नॉर्मल जो लेबर लोग हैं या फिर कोई नॉर्मल वहां पे जो छोटा मोटा काम करने आए वो रहेंगे, तो वो ज्यादा पैसा दे भी नहीं पाएंगे, वो कम पैसे दे के आपको रेंट में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स रहेगा। और इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे ऑन एन एवरेज, अगर आप विदाउट लोन लेंगे, तो आपका सीएजीआर रिटर्न अगर आप दिखाएंगे, डेटा अगर आप निकालेंगे, तो आपको 8 से लेकर 12 या 13% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब 8 से लेकर 13% के बीच में, 13% के बीच में। तो रिटर्न के मामले में यहाँ पे एक नॉर्मल सा है, मतलब हाँ जो भी हो बेटर देन एफडी है। लेकिन हाँ, ये भी एक कंडीशन है, मतलब अब आपके, मतलब आपने कहीं ऐसी जगह पे ले लिया जो अगले साल या अगले अगले 2-3 साल में वहां पे अचानक से बहुत डेवलपमेंट हो गया। मतलब वहां पे आपने जब लिया था वहां पे जंगल था, अचानक से वहां पे कॉलेजेस बन गई, हॉस्पिटल बन गई, स्कूल्स बन गए, अचानक से बन गए, ये 4-5 साल में डेवलपमेंट हो गया। तो वहां पे आपका 8 से 13% मैंने आपको सीएजीआर रिटर्न बताया, वो बढ़ के आपका 30 से 40% भी बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने जैसे कि मैंने को बताया, ये टोटली किस्मत पे भी डिपेंड करता है और आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और कहां पे आपने प्रॉपर्टी ली है वो भी डिपेंड करता है। तो ये एक भी चीज है, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 13% तक का सीएजीआर रिटर्न मिलता है। क्योंकि देखिए, जब आपका वहां पे कुछ चीज होना होना होता है ना, तो उससे पहले लोगों को पता चल जाता है, 5-6 साल पहले, तो वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे पैसा ऑलरेडी थोड़ा बहुत बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेरे एक यहाँ पे जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ, वहां पे अभी एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि वहां पे एक एयरपोर्ट बनने वाला है। तो उसमें अभी 5-6 साल पहले हमको पता चल गया कि इस लोकेशन पे एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उसके आसपास की जो जमीन जो थी वो जंगली थी, लेकिन अचानक से रेट बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो ये चीजें ऑलरेडी 5-6 साल पहले पता चल गई है, लेकिन जब जिन केस में नहीं पता चलता है, तो वहां पे आपका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये आपका एक चीज है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स में भी आप इसको कम मान सकते हैं, क्योंकि सीएजीआर रिटर्न जो 8 से 12% कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और अगर आप विदाउट लोन ले रहे हैं, तो फिर ये जो रिटर्न है वो भी मतलब भूल जाइए। ये रिटर्न आपको मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप पैसा तो लोन में ही पे कर रहे हैं, वो भी 11-12% तक का इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, म्यूचुअल फंड की बात करें। म्यूचुअल फंड में प्रोस क्या है कि आपकी हाई लिक्विडिटी रहती है, आपको इंस्टेंट, जब आपको सेल आउट करना होता है, इंस्टेंट सेल कर दिया, एग्जिट मान लिया, आपको पैसे जो है वो 2-3 दिन में आपके बैंक के अकाउंट में आ गया। तो कितना जल्दी आ गया। लेकिन अगर जो हाउस जो था उसमें आपने बोर्ड लगाया, तब भी बिका नहीं, फिर नहीं बिका तो आपने प्राइस कम किया, फिर उसको मजबूरी का फायदा उठाया, कई लोगों ने सस्ते में बिकवाया। ऐसे कई चीजें प्रॉब्लम होती है, आपको इंस्टेंट पैसे नहीं मिलते, आपको वेट करना पड़ता है प्रॉपर कस्टमर का। नंबर 2 है डाइवर्सिफाइड। जी हाँ,
जो आपका म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब ये नहीं कि एक ही कंपनी में सारा पैसा लग गया। आपने सोचा कि एक कंपनी, अब सारी कंपनी दुनिया की तो नहीं डूब जाएगी, एक कंपनी अगर फर्जी निकली डूब गई तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रॉपरली आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप 100 रुपए भी लगाते हैं ना तो 2 रुपए आपका कोई बड़ी कंपनी, मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी टाटा की कंपनी में लगती है, 2 रुपए आपकी बजाज की कंपनी में लगती है, 2 रुपए आपकी अदानी की कंपनी, 2 रुपए आपकी जियो की कंपनी में लगती है। तो जो 2-2 रुपए लगती है, अगर एक कंपनी डूब भी जाती है, जो कि चांसेस कम है बड़ी कंपनी की, वो भी आपका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर डूब भी गई तो। अब सारी कंपनी तो सारी डूबेगी नहीं एक साथ, तो ये एक फर्क पड़ जाता है डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अब थर्ड में आता है आपका स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलता है एज कंपेयर टू हाउस। हाउस में क्या रहता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब 8 से 12% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको उसमें भी कई सारे शर्त है कि यार प्रॉपर्टी आपकी इस लोकेशन में होनी चाहिए, वहां पे अचानक से अगर डेवलपमेंट हुआ तभी आपको बहुत ज्यादा मिलने लग गए। अगर आपका अगर आपने लोन नहीं लिया तो तभी जाके आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा, अगर लोन ले लिया तो फिर क्या फायदा भाई, आप 11-12% तक तो वहां इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा। आप तो यार वहां पे मतलब इंटरेस्ट ही पे कर रहे करते रहेंगे, आपका जो मेन जो बेस अमाउंट है वो नहीं कटेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट बैंक का यही चक्कर रहता है, प्राइवेट बैंक में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है लोगों को, तो ये चीज है। उसके अलावा अगर आप देखें रिटर्न के मामले में, तो डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल फंड को प्रोज में जाता है, क्योंकि आपको अगर आप नॉर्मल एक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 13 से लेकर 17-18% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर म्यूचुअल फंड का बुरा हाल भी रहता है ना, मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन में आपने 10-12 साल तक वेट किया, 15 साल तक वेट करा, तो आपका रिटर्न 12 से 11% आपको मिल ही जाता है, जितना अगर आप पुराने आप किसी भी डेटा को निकाल के देखें तो। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब नॉर्मल एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए आपका टॉप की 50 कंपनीज हो गया, उस टाइप के में इन्वेस्टमेंट करें तो तभी आपको जाके इतना परसेंट तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, वो भी कंपाउंडेड रिटर्न के फॉर्म में। उसके बाद आपका अगर बात करें कॉन्स के बारे में, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रहती है। अप्रोच तो मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपए 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि घर के बारे में, घर में तो आपको एक रॉ अमाउंट चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़, जो कि आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए। यहाँ पे तो 100 रुपए 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बुराई क्या पॉइंट है, बुराई ये है कि मार्केट फ्लक्चुएशन। जी हाँ, आपका प्रॉपर्टी का भी प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ ये चीज, ये रियलिटी है एक्चुअली। कई लोग आप जब कभी खरीदने जाते हैं ना प्रॉपर्टी, आपको क्या बोला जाता है, मार्केट मार्केट बहुत ऊपर है। अब जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ऊपर क्यों है, क्योंकि आप खरीदेंगे, आप ज्यादा पैसा देंगे, तो बिचौली जो लोग हैं, जो बीच में मीडिएटर है, वो ज्यादा पैसा लेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो बोलते हैं यार अभी मार्केट डाउन है, यार पैसा कम मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्लक्चुएट बहुत ही कम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो हमेशा ही बढ़ता है, चाहे कुछ भी करे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा गंदा सिचुएशन आए, जैसे वॉर। अगर आपकी कंट्री में वॉर ही चल गया तो आपके प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वहां पे डाउन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पे यार कौन कौन आएगा, कौन खरीदेगा कौन, तो ऐसे सिचुएशन में ही आपका जाके डूबता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल चल रहा है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया, कुछ भी आ गया, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन देखने को डेफिनेटली मिलता है, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और आप कभी आप इमरजेंसी टाइम में आप है और आपका यहाँ पे मार्केट डाउन है, आप नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं और आप जाके पैसे निकाल रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो आपका घर है, प्रॉपर्टी है, वो कभी नेगेटिव नहीं जाता है, अनलेस कोई बहुत बड़ा आपकी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन ना आए। अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के दाम है तो ठीक ठाक रहते हैं। अगर मार्केट कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन भी है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड एक कोई फिजिकल एसेट नहीं है, तो यहाँ पे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे लैंड के साथ या प्रॉपर्टी के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग रहती है कि मतलब ये एक जमीन मेरी है, मेरा चीज है, यहाँ पे मैं कुछ जमीन में लगाऊंगा वो मेरा होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या है, आपका पास एक वर्चुअल एसेट है जो आपको दिख ही नहीं रहा कि आपके पास है, तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, ओवरऑल में मैं आपको बताऊं, अगर आप रिटर्न के मामले में देख रहे हैं तो रिटर्न के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में जीतेगा एज कंपेयर टू लैंड या फिर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप इमोशनल अटैचमेंट में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको मतलब ये चाहिए कि मतलब आपको अच्छा खासा रिटर्न भी चाहिए, मतलब 8 से 13% तक रिटर्न तक खुश है, और आपको एक प्रॉपर एक लैंड चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जहां पे आप रेंटल इनकम भी ले सके, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोन की तरफ मत जाइए। लोन जहां पे आ गया मतलब
वो प्रॉपर्टी आप बेकार कर रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब उस चक्कर में मत लीजिए। मैं बोलूं अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो आप एक घर खरीद लीजिए, उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या फिर आप कोई दूसरे स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मतलब आपके पास कुछ भी घर नहीं है और जाके सारा पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और वो भी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रखा है। तो एक प्रॉपर घर लीजिए, लेकिन हाँ लोन पे नहीं, लोन पे अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपके पास रॉ कैश है 1 करोड़ 2 करोड़, तो आप जाके इंस्टेंट जाके आप एक अच्छी जगह पे एक प्रॉपर्टी लेके वहां पे आप रह सकते हैं, फिर अपना इनकम सोच सकते हैं, फिर जाके आपकी जो इनकम आएगी फिर इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और वहां पे आप उसी पर्टिकुलर घर में भी आप रेंटल भी दे सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना ऊपर ऊपर बढ़ा देंगे रेंटल भी देते रहेंगे, मतलब आपको मिलता रहेगा। आप अपना उसी घर में रहिए और उसी घर में ही लोगों को रेंट दीजिए, तो ये भी एक चक्कर है। तो ये चीजें आपको थोड़ा अच्छा खासा फायदा देगा। लेकिन लोकेशन मैटर करता है, आप जब खरीदेंगे लोकेशन देख के खरीदेगा। और म्यूचुअल फंड आपका वर्चुअल एसेट रहेगा, लिक्विडिटी कोई इश्यू नहीं रहेगी, तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया ये चीज नहीं कि आपने वही चीज फॉलो किया, आप उसको रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और दूसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं आपको कि मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आप क्योंकि आप लोग भी जैसे मैं अभी मैं भी कभी बिगिनर था आपकी तरह, आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, तो उनको पता नहीं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको पिक करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है, उसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स। जी हाँ, उसमें मैंने बेसिकली 100 टिप्स दे रखे हैं, वो आप मेरा मिस्टेक भी मान सकते हैं, आप वो मिस्टेक ना करें मैं चाहता हूं। तो इसलिए आप ये बुक बिल्कुल देख के परचेस कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।